स्वागत है आपके YouTube चैनल पढ़ाई संगम पर। आइए साथियों, आज हम आपको बताते हैं कि जो भाषा शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे, भाषा शब्द की अपनी क्या विशेषता है, इन सारे तथ्यों को, इसमें दोष क्या है, इसकी कमियां क्या है, इन भी तथ्यों को देखने का काम हम करते हैं। अब आपको बड़ी मज़ा आएगी। आपकी एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन फ्री की वीडियो आप पाएंगे और अच्छी अच्छी जानकारियों के साथ में। आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने मित्रों को बताने का काम करें कि आपके फ्री कोई शिक्षक आया है जो हिंदी भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित, यदि आप यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूपीएसआई, लेखपाल, वीडियो आदि की परीक्षाएं तैयारी करने वाले हैं तो आपको हिंदी भाषा में परीक्षा देना पड़ेगा। हिंदी भाषा के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि व्याकरण से संबंधित। तो आइए साथियों, बहुत बातें नहीं करके हम अपने मूल विषय पर आते हैं कि आपका हमारा पहला टॉपिक है भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। पहला विषय हमारा ये है कि भाषा शब्द बना कैसे, इसका आधार ग्रंथ क्या है, कैसे मैंने जाना या आप लोगों ने जाना कि भाषा का भी कुछ आकार है, कुछ रूप है, कुछ स्वरूप है। सबसे पहली बात तो मित्रों हम बताते हैं कि भाषा शब्द की उत्पत्ति, देखिएगा, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के भास धातु से बनी है। किससे बनी साथियों? भास धातु से बनी है। अब देखिएगा, अगर इस सवाल पूछा जाता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत भाषा के किस धातु से बनी है? भास धातु से बनी। जिसका अर्थ क्या होता साथियों? इसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ है क्या? जानना। जिसका अर्थ क्या है साथियों? जानना, कहना या सुनना। आपको इतनी बात पता हो गई कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई है, इसमें कौन सी भाषा श्रेष्ठ मानी गई है। तो आप जानिएगा कि सभी भाषाओं की जो जननी है, एक सवाल और भी पूछा जाता है कि सभी भाषाओं की जो जननी है साथियों, कौन सी भाषा है? वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा को ही देव भाषा, देववाणी भाषा आदि नामों से विद्वानों ने कहने का काम किया है। उसी प्रकार जब इसकी उत्पत्ति हो जाती है किसकी? भाषा शब्द की, तो ये संस्कृत भाषा के भास धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथियों कहना, सुनना, जानना। अब आगे हम चलते हैं कि भाषा शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि भाषा शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था? प्रयोग किसने किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल साथियों। अब आप इसको नोट कर लीजिए, आप याद कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी परीक्षाओं में पूछा जाना ये प्रश्न। आपके सामने एक सवाल आता है कि भाषा शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। तो वो बहुत दूर के साहित्यकार नहीं थे जिनका आप नाम भी सुने होंगे, आप जानते भी होंगे। ऐसे साहित्यकार का नाम था संत कबीरदास। क्या नाम था साथियों? संत कबीरदास नाम था। संत कबीर एक ऐसे श्रेष्ठ कवि रहे हैं जिन्होंने भाषा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया और अपनी भाषा के माध्यम से समाज में व्याप्त बाह्य आडंबर कुरीतियों को दूर करने का काम अपनी साखियों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते रहे। इसी के बीच इन्होंने सबसे पहले भाषा शब्द का प्रयोग किया।
और भी हम जानते हैं कि भाषा की क्या व्यवस्था, भाषा किसे कहते हैं, तो जानते भी हैं कि भाषा वह साधन है, भाषण वह साधन है साथियों, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों, अभिव्यक्तियों को किसी दूसरे के माध्यम से व्यक्त करने का काम करता है, उसे हम साथियों क्या बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। परिभाषा आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, जो भी कुछ पूछा जाता है साथियों वो मूल तत्व के आधार पर बताने का काम किया जाता है। आइए हम देखते हैं कि जो भाषा की कुछ परिभाषा होती है, मुख्य परिभाषा भी देख लेते हैं कि विद्वानों ने क्या किया। भाषा की परिभाषा, जिसके माध्यम से हम भाषा के बारे में जान जाएंगे कि क्या क्या परिभाषाएं हैं, विद्वानों ने भाषा के बारे में क्या विचार दिया है, इन सारी चीज़ों को हम देखने का काम करते हैं। तो पहला हमारी परिभाषा होगा, किसने दिया, रामविलास शर्मा ने कहा। रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं साथियों, रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि भाषा मुख से उच्चरित है, भाषा मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों एवं वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा हम मन की बात करते हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा साथियों। अब इसका मतलब क्या हो गया कि भाषा की परिभाषा रामविलास शर्मा ने जो दिया है, इससे स्पष्ट हो गया, क्या स्पष्ट हो गया कि भाषा मुख से उच्चरित होने वाले शब्दों एवं वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा हम मन की बात करते हैं। आप भी जानते हैं कि जब दो व्यक्ति मिलकर के अंतःकरण की प्रवृत्ति को आमने सामने अपनी बात को समझाने का काम करते हैं, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं साथियों, वही भाषा होता है। जब हम किसी के विचारों को या उसके वाक्यों को समझ करके प्रत्युत्तर उत्तर देने का काम करते हैं या उसके जवाब दे देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आइए आगे देखते हैं, एक दो परिभाषा और देखते हैं, तो आपको समझने के लिए काफ़ी है कि रामविलास शर्मा ने क्या कहा कि भाषा मुख से उच्चरित होने वाली क्या है, उच्चरित होने वाले शब्दों एवं वाक्यों आदि क्या समूह है, जिससे क्या होती है, मन की बात होती है। अब देखिए मना है, जो बात होती मना स्थिति है ना, कि प्रत्येक अपने संकेतों के माध्यम से आदमी व्यक्त कर देता है। आगे हम देखते हैं साथियों कि भाषा के रूप कितने मिलते हैं। ये भी महत्वपूर्ण अंग है कि भाषा के रूप आपको भी पता होगा, ये भी परीक्षा में पूछा गया साथियों कि भाषा के कितने मुख्य रूप मिलते हैं, वैसे कितने रूप मिलते हैं। आज सारी बातें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है वो पूछ लिया जाता है कि भाषा के कितने अंग हैं, कितने रूप हैं। तो हम बात इसकी करती हैं भाषा के कितने हैं, तो साथियों मुख्यतः इसके कितने हैं, 2 अंग बताए गए या 2 रूप बताए गए। कौन कौन सा होता है, पहले का नाम सर क्या भैया, मौखिक, क्या है, मौखिक भाषा होती है, और दूसरे का नाम क्या होता है साथियों, लिखित भाषा। लेकिन वर्तमान काल में कुछ और वैज्ञानिक आए, भाषा वैज्ञानिक आए, जिन्होंने भाषा का तीसरा रूप भी देने का काम किया है। तो तीसरा नाम क्या दे दिया साथियों, सांकेतिक। क्या है, सांकेतिक भाषा दे दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका भी प्रयोग आजकल आधुनिक परिवेश में बहुत तेज चल रहा है। जैसे हमारे
सिग्नल के माध्यम से देखिए, आपके जो रोडवेज हैं, जो चौराहे हैं बड़े बड़े शहरों में, इसी सिग्नल के माध्यम, संकेतों के माध्यम से गाड़ियों के आवागमन का भी व्यवस्था की गया। तो आधुनिक परिवेश में अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं, तो आप 2 बताएंगे। अगर ऐसे पूछ लिया कि भाषा के कितने रूप हैं, तो आप कितना बताएंगे साथियों? तब 3 बताइएगा, क्योंकि इसका आधार भी है। सवाल आपके प्रश्न में छिपा हुआ है कि भाषा के मुख्यतः कितने रूप हैं, तो आपको 2 बताना है। वैसे पूछेगा कि भाषा के रूप कितने, तो 3 बताना है। आपको पता होगा मौखिक भाषा, लिखित भाषा, संज्ञा। अब देखते हैं कि लिखित भाषा क्या है, मौखिक भाषा क्या। पहला हमारा क्या टॉपिक है कि मौखिक भाषा क्या है। अर्थात कहने का मतलब होता है कि हम किसी भी प्रकार का लेखन या प्रस्तुतिकरण नहीं करते हैं, केवल मुख के माध्यम से एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के क्या होता है, ध्वनियों का आवागमन के माध्यम से जो हम मौखिक परिपेक्ष करते हैं, वातावरण तैयार करते हैं और उसको समझाने का काम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? मौखिक भाषा का। जैसे हमने कहा कि राम जाता है, अगला व्यक्ति भी कहा कि मेरा पुत्र विद्यालय जाता है। इसका मतलब क्या है? एक दूसरे का संवाद हुआ और उसका कोई भी लेखन प्रूफ हमको प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी भाषा को हम साथियों क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा। बात रही दूसरी भाषा हमारी लिखित है। लिखित क्या होता है कि लेखन के आधार पर जो प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत की जाती है, ऐसी भाषा को हम साथियों क्या बोलते हैं? लिखित भाषा बोलते हैं। जैसे हमारी देवनागरी लिपि है, हमारे जो 52 प्रकार की ध्वनियों का लेखन का उल्लेख मिला है, वो लिखित की भाषा के आधार पर बना है। इसी के आधार पर 52 की जो संख्या बताई गई ध्वनियों को, इसी के आधार बताई गई है। बात आती सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा आपको बताया गया है कि जो संकेतों के माध्यम से अपने बात को या अपने कुछ कार्यक्रम को समझाने का काम हम क्या करते हैं? संकेत करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो बात यहाँ तक होती साथियों। आज का टॉपिक होता भाषा के रूप हो गए। अब अगली टॉपिक में हम आपको मिलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा कि भाषा की विशेषता क्या है, इसके रूप क्या होते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों से अपने टीवी पे लगाने का काम करिएगा। जय हिंद, जय हिंद।